बिल्कुल हिट लेकिन हो अभी जाता है। अभी लेटेस्ट जो है, शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, जो अजीत डोभाल का वायरल हो रहा है, एनएस अजीत डोभाल का। जी उन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि पूर्व में जो कुछ हुआ है, हमारे मंदिरों पे हमले हुए, जी ये जी सब कुछ जी हुआ जी है, जी जी उससे सबक लेना जी चाहिए, जी युवाओं को भूलना नहीं जी चाहिए। जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, बात चाहे किसी की भी हो या किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले नेता की हो, लेकिन बात अगर ईमानदारी से कही जाए तो वो बात मायने रखती है। रामपुर के शिरीष गुप्ता, जो एक बड़े व्यापारी हैं, आईआईए के चेयरमैन हैं और भाजपा के ज़िला प्रवक्ता हैं, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए। अभी जो एक दो दिन पहले जो डोभाल जी का जो बयान आया, उस सिलसिले में भी उन्होंने कुछ बताया और बहुत से ऐसे जो सुलगते हुए सवाल थे जो लोगों के जहनों में कूदते हैं, मचलते हैं, वो मैंने उनके सामने रखे। उनके सब के उन्होंने जवाब दिए। उन सब जवाबों को अगर आपको सुनना है तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिए। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन जब ये पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। क्या भाजपा विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी ने कहा है जब आईपैक कंपनी के ऊपर वहाँ पे जो छापा पड़ा वहाँ पे ईडी का, तो उसके बाद में उन्होंने ये बयान दिया है कि भाजपा जो है विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, जिस प्रकार के काम कर रही है वो असंवैधानिक है। देखिए, किसी भी सत्ता दल की जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर विपक्ष मजबूत है, उसके योजनाएं मजबूत हैं, उसकी विचारधारा मजबूत है, जनता के बीच अगर वो काम कर रही है, तो किसी सत्ताधारी दल के बस की बात नहीं है कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर विपक्ष जनता के मुद्दों से हट जाएगा, एक बहुसंख्यक की भावनाओं के खिलवाड़ करेगा, विपक्ष ऐसी ऐसी बातें करेगा कि जो पार्टी विरोध की जगह, राजनीतिक विरोध की जगह देश विरोध तक चली जाए, धार्मिक जो हमारे मतलब भगवान है उनके खिलाफ चली जाए, तो तब जनता नाराज़ हो जाती है और फिर जो है वो पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव के दिनों में विपक्षी पार्टियों के नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं जो आम जनता सुन तो लेती है लेकिन अपने मन में रखती है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो उसका जो रिएक्शन है वो सामने आ जाता है। तो विपक्ष अपनी बातों से, अपने कारनामों से, जो उनका तरीका है, जो उन्होंने एक तरीका बना लिया है कि हमें जातिवाद की राजनीति करनी है, हमें धर्म विशेष की राजनीति करनी है, हमें एक धर्म का सम्मान ज़्यादा करना है, एक का अपमान करना है, ख़ासतौर से बहुसंख्यक वर्ग का अपमान करना है, उसको वो सम्मान नहीं देना है। क्या क्या नहीं कहा है इन लोगों ने, बताओ। ये कहा कि राम थे ही नहीं थे, अब कह रहे हैं राम के दर्शन करने जाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं। या जो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने जिस तरह से जो भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए, देश के नेताओं के लिए किया है, वो किसी आम आदमी को, इवन जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं उनको भी नहीं भाता है कि तू तड़ाक बोलना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जनता पीछे लेके भागेगी, अड्डे मारेगी, चौके मारेगी, और न सबको तू तड़ाक। देखिए, ऐसा है भारत की सभ्यता में, यूं तो है नहीं। यहाँ तो तुम और आप है, यूं में तो सब आ जाता है। यहाँ तो तू बोलो तो अलग है, तुम बोलो तो अलग है, आप बोलो तो अलग है। तो भारतीय भाषा की खूबसूरती ये है कि आप बात रखें, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा का, बड़प्पन का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। जो वो नहीं रखते, उसी वजह से जनता उनसे नाराज हो। आपके कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ये काम हो रहे हैं। बिल्कुल हिट लेकिन हो अभी जाता है। अभी लेटेस्ट जो है, शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, जो अजीत डोभाल का वायरल हो रहा है, एनएस अजीत डोभाल का। जी उन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि पूर्व में जो कुछ हुआ है, हमारे मंदिरों पे हमले हुए, ये सब कुछ हुआ है, उससे सबक लेना चाहिए, युवाओं को भूलना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार ने जो पुराने ज़माने में मंदिरों से लूट हुई, जो लूटा गया मंदिर को, उन्होंने उसको लूटा हुआ नहीं दिखाया, उन्होंने उसको हमला दिखाया। उन्होंने, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों की लूट दिखाई गई, लेकिन वो था क्या? वो एक धर्म विशेष की भावनाओं पे हमला था, मूर्तियों को तोड़ना था,
और सनातन धर्म को ख़त्म करने की योजना थी। वो सनातन धर्म को, हिंदुत्व को ख़त्म करने की योजना न कह के ये कहा गया कि वो ज्वेलरी लूट के ले गए। इनका कहना ये है कि ये जो किया शासकों ने, पुराने हमारे जो मुगल्स थे, उन्होंने एक धर्म विशेष को टारगेट करके ख़त्म करने का प्रयास किया, धर्म परिवर्तन कराए, मंदिर तोड़े। तो उनका इरादा लुटेरे लूट का नहीं था, लूट का इरादा नहीं था। उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ी क्यों, मंदिर गिराए क्यों? तो सवाल यह है कि क्या पुराने ज़ख्मों को कुरेदना अब ज़रूरी है? देखिए, कुरेदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज फिर लौट के वो बात आ रही है। आप ये बताइए कि बंगाल में जो हो रहा है, आप ये बताइए क्या सही है? रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि बंगाल में जो है वो बहुसंख्यक वर्ग पे हमले हो रहे हैं, पार्टी पे हमले हो रहे हैं, उसके नेता पे हमले हो रहे हैं। आपने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, पत्रकार है, तमाम वीडियो देखे होंगे किस तरह से भीड़ ने घेर घेर के नेताओं को मारा है, नेता उधर के गाड़ियों से भागे हैं। तो वो चक्कर क्या है जो ममता बनर्जी ने वोटों के चक्कर में, वो जो बांग्लादेश के घुसपैठियों को जगह दी, उनकी पूरी कॉलोनी, पूरे शहर बना दिए उनके, उन शहरों में घुसना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ वो ऐसी बात है कि जैसे कभी ममता बनर्जी भी उसकी शिकार हो सकती है। अगर उनमें कोई खिलाफत ममता बनर्जी के खिलाफ आई तो ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो ये जो चक्कर है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आती हैं कि लोगों को डाइवर्ट ये बताया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है कि पूर्व में भी ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान के तहत ये चीज़ चल रही है, ना कि कोई इसमें और छोटी मोटी चीज़ें शामिल है। ये बड़ी साजिश है, उसके प्रति जनता को आगाह किया है। तो इस जो बयान का है, इसका तो क्या तात्पर्य लेते हैं आप? क्या जनता किस प्रकार से लेगी इसको? जनता इस प्रकार लेगी कि जनता पुराने वाले जो उनके साथ जुल्म हुए हैं उनको भूलो मत, वो दोबारा भी हो सकते हैं। कौन करेगा? नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है जिस तरीके से धर्म की जहर घोला जा रहा है, जो घुला है, जो अभी मान लीजिए, देखिए एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि हिंदू धर्म थोड़ा सहिष्णु है। ये लड़ने वाला, मारने काटने वाला धर्म नहीं है। आप ये देखिए, ये धर्म की पहचान है कि 7 या 8 हिंदुओं को बांग्लादेश में जला के, काट के, पीट के, सब आपने देखा, कुछ कहने। वेनेजुएला पे, यहीं पे मैं आपको रोकता हूँ, वेनेजुएला को ट्रंप कब्जा कर सकता है और ये कहता है मैं चलाऊंगा। बांग्लादेश हमारा बच्चा है, हमने उसको पैदा किया, बांग्लादेश को, उसके बाप हम हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जब ये जुल्म हो रहा है, हम क्यों नहीं इंटरप्शन करते उसमें बीच में? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए आप। अमेरिका, वेनेजुएला एक छोटा सा शहर हुआ अमेरिका के लिए, जिसकी कोई अपनी खास सेना भी नहीं है। 20-30-40 लोगों ने उतर के पूरा कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति को उठा के लिया। हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है। ना वेनेजुएला बांग्लादेश है, ना बांग्लादेश वेनेजुएला है। नहीं, मेरा मतलब ये है कहने का, प्रधानमंत्री इस मामले में क्यों नहीं कोई हस्तक्षेप? देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी, सबको बुरी लगी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय लेती हैं। हाथ के हाथ रिएक्शन नहीं होता है। आपको कुछ नहीं पता अभी आगे जाके क्या हो। कोई किसी भी चीज़ का, आज तक प्रधानमंत्री को थोड़ा ज़रा ठंडा करके खाने की आदत है, ये गरम गरम नहीं खाते हैं। जब मौका मिलेगा, जब मौका आएगा। और एक बात और है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भारत का जो इतिहास है वो हमलावरों का नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया, उसकी निंदा भी पूरा विश्व कर रहा है, और वो कोई अच्छा काम नहीं है। भारत भी उसकी निंदा करता है, भारत का कोई भारतीय भी उसके साथ नहीं है। लेकिन भारत भी वैसे ही करे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने करे, ये भी ठीक नहीं है। इनकी अपनी राजनीति है, अपना सोचने का ढंग है, अपना। एक बात और है, अभी भी 18-20% हिंदू वहाँ रहता है। अभी आप उठा के लाएंगे, उनकी जान को खतरा होगा। हम नहीं देखें गहराई से, हम विपक्ष के नारों में आ जाएंगे, उठा लाओ, मार दो, काट दो। दुनिया भर में हमारे लोग भी रहते हैं। और एक बात ये है कि वाइडर इंटरेस्ट देखा जाता है। ये तो छोटे मोहल्ले के दादा नहीं है कि तूने मेरे एक चांटा मारा, मैं तुझे उठा लाऊंगा। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम, हमें अपना देश अपने कानून के हिसाब से चलाना है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को होगी, गृह मंत्री को होगी, विदेश मंत्री को होगी, रक्षा मंत्री को होगी, वो एक्शन लिया जाएगा। रातों रात होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उसमें भी विदेशी कुछ हमारे विपक्षी नेता क्या कहेंगे कि सबूत लाओ। इनको अब किसे प्रस्ताव ये भेजा गया है कि इनको टांग के ले जाओ साथ में, और इनको वहाँ उतारो, और इसके बाद हमला करो और दिखाओ कि देखो, वीडियो बनाओ इसकी, तब शायद इनके भरोसा आएगा। तो ये देख रहा था कल, मूर्तिया पे मैं था सामने, मेरे ख्याल से 10 अगर हिंदू होंगे तो 80 मुसलमान होंगे,
और किसी BLO ने मेरे सामने ये नहीं कहा कि नहीं साहब आपका नहीं भरेंगे, आपका सबका ले रहे थे। और मौका है, अभी 1 महीने का मौका, करेक्शन कराओ, वोट बनाओ। और इनको भी तो मौका है। कल एक आदमी भी ना कांग्रेस का, ना समाजवादी का, ना बसपा का था। मैं BJP का था, मैं गया था, बैठा था। नहीं, इस सिलसिले में तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उसमें मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के वोट कटे हैं। कट रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो इनके नारे हैं वो खुद ही इनके हिट विकेट हो जाते हैं। ये जनता समझ गई कि न तो संविधान, वो लाल किताब एक फर्जी दिखा रहे थे कि संविधान है ये, उसमें 8 पेज होंगे, पेज भी पता नहीं वो खाली थी या भरी हुई थी, कवर था उस। संविधान बचाओ, क्या बचाओ भाई, क्या कमी कर दी संविधान में? एक बात बताओ, जो लोगों ने संविधान का मजाक उड़ाया है तो उनके पीछे खड़े हो जाते हो। लालू यादव, जिसके ऊपर, अब हम ऐसे नेताओं के नाम नहीं ले रहे जिनके खिलाफ मुकदमे तय नहीं हुए हैं, हम ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं जिनके खिलाफ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं। हम सिर्फ उनके नाम ले रहे हैं जिनके हम कह सकते हैं कि अपराधी घोषित हो चुके हैं। तुम उनके पीछे खड़े हो जाते हो, उनके साथ अपना चुनावी गठबंधन करते हो। जनता नहीं समझ रही है कि लालू यादव ने अपनी सरकार में क्या क्या किया है। बिहार की जनता भूल जाएगी सब। आपने कारों के शोरूम लूट लिए, लड़की की शादी में ज़मीनें अपने नाम करा ली, तमाम नौकरी के बदले ज़मीन का कर दिया, और जनता वोट तुम्हें फिर दे दे। उस पर तो सजा भी शायद होने वाली है। होने वाली है। चक्कर क्या है कि देखिए, अब आप कह रहे थे कि वो विपक्ष खत्म कर देंगे। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा नेता विपक्ष हुआ है जो विदेश में जाके हिंदुस्तान की बुराई करे? एक भी हो तो बता। कांग्रेस की सरकार भी रही है, उसमें BJP के लोग नेता विपक्ष हुआ करते थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ममता बनर्जी का मैंने बयान आपको कोट किया था, और उनका कहना भी ये है कि ईडी का इस्तेमाल इसी के किया जाता है जब जब चुनाव आते हैं, कि अब जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो ईडी को वहाँ पे भेज दिया गया। वो उनकी स्ट्रेटजी तैयार करती है, जो कंपनी में छापा मारा गया कि कोल उसकी आड़ में कि उनके डॉक्यूमेंट्स उनको लेने के लिए, या उनका जो प्लान है उसको हथियाने के लिए। इसी तरह सोरेन के ऊपर जो पहले ईडी ने आरोप लगाए थे, जबकि उन्हें कोर्ट ने इसी बात के ऊपर जमानत दी थी कि पहली नज़र में कोर्ट ने कहा कि इनके पास ये आरोप सीधे नहीं होते। तो ईडी की कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी नज़र नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ आरिफ भाई, मैं आपके यहाँ इनकम टैक्स वालों को भेज दूँ, ठीक है? आपके यहाँ कोई काम ही ऐसा नहीं है जो आप गलत कर रहे हो। आप कहोगे आओ आओ साहब बैठा, क्या चाहिए आपको, लीजिए देखिए सब सब चेक करो। और आपने करी है चोरी तो आप लेके भागोगे कागज। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको भाई, मुख्यमंत्री को जाके फाइल लेके गाड़ी में लेके जाने की, भागने की जरूरत क्यों है? अगर तुम्हारा सब हिसाब किताब साफ है तो तुम लैपटॉप लेके क्यों जा रहे हो, तुम कागज लेके क्यों जा रहे हो? वो तो मुख्यमंत्री थी और पुलिस उनके साथ है क्योंकि DGP उनका है। अगर ये कहीं और सरकार होती तो क्या होता? क्या जयललिता के साथ नहीं हुआ? करुणानिधि के साथ नहीं हुआ? किसने किया करुणानिधि के साथ? BJP ने किया। जयललिता के साथ किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो चक्कर ये है कि अगर आप चोर नहीं हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मिलने वालों का इनकम टैक्स का छापा पड़ा, हमारे मिलने वालों का, सर राव थे बहुत बड़े मंडल के, कहता इनकम टैक्स से आए। अरे साहब आइए आइए, बैठिए, ड्राइंग रूम में बिठाना। अरे भाई चाय बनवाइए। हाँ साहब बताइए क्या क्या देना है। अरे भाई मुनीम जी को बुलाओ, सब पेपर दे दो भाई। क्योंकि वो सब परफेक्ट काम करते थे। 5-10% उनके भी घपला था। तो वो क्या बोले अधिकारी, बोले भाई जितना आपके यहाँ इतना भी बहुत है, इतना भी लोगों के नहीं मिलता है। 5-10% को हम कुछ नहीं कहा है, गलती है 5-10%, लेकिन भाई इतने बड़े कारोबार में 5-10% हम भी ओवरलुक कर सकते हैं। हाँ, पूरा का पूरा चोरी कर लो तो ऐसी ममता बनर्जी का किसी मुख्यमंत्री को कभी देखा है? वो तो सरकार उनकी थी जो वो सबूत लेके भाग गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2-2 उसकी अपीलें चल रही हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आज तक ऐसा कौन सा मुकदमा है जो BJP सरकार ने किसी विपक्षी के खिलाफ किया हो और उसमें कुछ निकला ना हो? सोरेन का तो कुछ नहीं निकला। शिप देखिए, इसमें भी अभी कोई खत्म नहीं हो गया है। जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। जमानत तो मिलने का अधिकार है, उन्हें मिल गया है। जमानत पे तो राहुल गांधी भी है, जमानत पे सोनिया गांधी भी है। और जमानत पे ऐसा नहीं है, जमानत पे कुछ हमारी पार्टी के नेता भी है। मैं ये नहीं कह रहा। और जमानत पे तो लालू यादव भी है, पूरा चुनाव लड़ाया, कह रहे मैं बीमार हूँ और स्ट्रेचर पे हूँ और पब्लिक मीटिंग कर, जमानत पे है। देखो भाई कानून है उसमें। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एजेंसियां जो कानून चलाती हैं, जो मुकदमे करती हैं, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है।
वो उतनी परफेक्शन से नहीं कर पाते जितनी परफेक्शन से उनको मुवक्किल को, ऐसा उनका मुकदमा सरकारी वकील लड़ता है, और जो होता है अपराधी वो 6-6 8-8 पूरे देश के सबसे बड़े वकीलों को खड़ा कर देता है। हाँ, और सरकारी का सिस्टम है कि सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी है, जो सरकारी वकील खड़ा बहुत काबिल होते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी मतलब जितनी मेहनत से काम होना चाहिए कभी कभी रह जाता है और मुकदमे छूट जाते हैं, बरी भी हो जाते हैं लोग। अच्छा सर, ये बताइए कि बीजेपी सरकार जब से आई है, चाहे वो केंद्र में है या स्टेट में है, यहाँ पे तब से एक देखा जा रहा है कि नाम बदलने की रणनीति एक चल रही है। शहरों के नाम बदल दो, स्टेशंस के नाम बदल दो। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना चल रही थी, मनरेगा योजना चल रही थी, उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया उन्होंने इसके अंदर। तो नाम बदलने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्यों बदला जाए? देखिए, ये जो योजना मनरेगा की जगह लाई गई, ये कांग्रेस की योजना थी, महात्मा गांधी करके कुछ थी, और अब जो इसका नाम कराया है वो गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण नाम किया है। ये खाली नाम नहीं बदला गया है, इसका पूरा खाका बदला है, इसमें बहुत सारे सिस्टम बदले हैं। मनरेगा में पता है क्या हो रहा था? काम कुछ नहीं हो रहा था, पैसा जा रहा था, उसके बदले आउटपुट नहीं हो रहा। ये तो एक जनरल परसेप्शन है कि मनरेगा में काम नहीं हो रहा है, पैसा मिल रहा है। ये सरकार ये चाह रही है कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम इतना काम लेंगे, देश के विकास का काम कराएंगे। नंबर 2, 125 दिन काम की गारंटी मिनिमम दी है। अगर 125 दिन काम नहीं देंगे तो उसका पैसा देंगे, पैसा देर से देंगे तो उसका ब्याज देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इस योजना में खाली, अभी आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, पूरा पढ़िए इसको कि इस योजना में है क्या। अभी नेट से निकाल के आप पूरा पढ़िए इसमें, और वो भी निकालिए, आप मनरेगा भी निकालिए, दोनों के फर्क तो पड़िए। कांग्रेस वाले तो बहुत हल्ला कर रहे हैं इसको कि साहब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वो तो हम उनको दोष क्यों दे, विपक्ष का काम है हल्ला मचाना। 10 साल से लोकसभा नहीं चल रही है, सत्र होते हैं, 15 दिन 20 दिन के सत्र आते हैं, 9 दिन जो है वो उसका बहिष्कार हो जाता है, 2 दिन कार्यवाही बाधित हो जाती है, 1-2 दिन में सरकार कुछ पास कराती है, काम खत्म हुआ। लेकिन क्या अटल जी के ज़माने में और पुराने ज़माने में लोकसभा नहीं चलती थी, बहसें नहीं होती थी, काम नहीं होते थे, चंद्रशेखर और तमाम सब लोग बैठ के सरकार की खूब खाल खींचते थे, लेकिन वो लड़ते नहीं थे, कागज नहीं फाड़ के फेंकते थे और कार्यवाही चलने देते थे। कितनी कितनी बढ़िया बहस हुई हैं, आपने तो सुना होगा। इसी लोकसभा के अंदर हिंदुस्तान की एक से एक काबिल तरीन आदमी बैठा है, उसने बहस की, विपक्ष के लोग। अरे एक बात बताइए, इंदिरा गांधी जैसी नेता की सरकार उखाड़ के फेंक देना, जिसमें ये माना जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, वो भी उखड़ गई थी। एक पॉइंट पे उखड़ गई ना, जो वो आपातकाल लगा दिया, पत्रकारों को जेल भेज दिया, मीडिया पे बैन लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी, जुल्म कर दिया, लोगों को नाजायज बंद कर दिया। तो वो तो कहते हैं कि अभी अघोषित आपातकाल हो गया है, ऐसा कहते हैं लोग, विपक्ष। मैंने आपसे पिछले उसमें भी कहा था कि एक भी जिम्मेदार, ईमानदार, आदर्श नागरिक भारत का, किसी भी धर्म जाति का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। ये सब कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हैं जो देश विरोधी कामों में डटे हुए हैं, अपराधों में डटे हुए हैं, और जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, टैक्स चुरा रहे हैं। ईमानदार आदमी के खिलाफ, मुझे अगर याद हो, पिछला रिकॉर्डिंग आप निकाल लेना, मैंने कहा था रामपुर में भी कोई ऐसे लॉ निकाल के कि साहब ये बिल्कुल अच्छा जिम्मेदार नागरिक है और इसको पुलिस ने नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा नहीं मिलेगा। और अब मैं क्या बताऊं, लालू यादव की सरकार में और मुलायम सिंह की सरकार में आपने कुछ किस्से तो सुने होंगे कि अपहरण हो गए, आदमी क्या, मुख्यमंत्री क्या कि मेरे बच्चे का अपहरण हो गया, अपहरणकर्ता भी वहीं बैठा हुआ है, वो उसको कह रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या कह रहे हैं पता है, उससे इसके बच्चे का अपहरण हुआ, अरे भाई ये बड़ा बदमाश है, इसको 10-20 लाख देके खत्म करो, बच्चा तुम्हारा शाम को पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने ये हो, अब बताओ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? ऐसा सर कब हुआ? हमने तो नहीं सुना ऐसा है। नाम लेने में फिर ये हो जाएगा कि भाई मीडिया है, इसमें सबूत, लेकिन हुआ है ऐसा, यूपी में हुआ है। अच्छा चलिए ये छोड़िए, ये बताइए, आप भी एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं, जो प्रधानमंत्री ने हमारे इस बारे में, जैसे ट्रंप ने वहाँ से टैरिफ लगाया, हमारे बहुत से एक्सपोर्टर्स का बिजनेस डंप हो गया, नुकसान में चले गए, बहुत कुछ उन्होंने किया इसके अंदर।
लेकिन हमारे ना तो प्रधानमंत्री ने इसमें कुछ कहा, ना सरकार की तरफ से, ना शासन की तरफ से कोई इसमें बयान आया या कुछ वो किया गया। तो आखिर इतना देखिए, ये क्यों बोल जो रहे हैं? मैटर चल रहा है ना, ये बहुत गहरा मैटर है, ये कोई छोटा मैटर नहीं है ना। ये विश्व की सबसे जो ताकतवर महाशक्ति है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना है। हमें बहुत सारे एंगल देखने हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं। वो एक राष्ट्रपति अमेरिका का एक टर्म में अगर कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जो पूरी दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं, बिल्कुल अराजक, एक मोहल्ले के गुंडे की तरह, ये हमारे किसी तो एक्सपोर्टरों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया ना उन्होंने। सरकार पूरी योजना ला रही है और उनको बैंक इंटरेस्ट में और तमाम तरह की सब्सिडीज़ की योजनाएं ला रही हैं। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे मेले लगाए जा रहे हैं जहाँ पे सरकार फ्री बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। उनको किराया और उनको स्टॉल के खर्चे वर्चे भी देने का कार्यक्रम है। देखिए, सर वो बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको? जवाब का इंतज़ार करिए। उसमें आज भी मीटिंग हुई है। अमेरिका के जो नए राजदूत हिंदुस्तान में बने हैं, उन्होंने आज का अखबार आपने पढ़ा हो, आज 13 तारीख है, आज उनके साथ मीटिंग है, वार्ता देखिए ऐसा होता है आरिफ भाई, अखबार में मीडिया में बयान कुछ होते हैं, असलियत कुछ और चल रही होती है। ये बड़े स्तर की राजनीति होती है। एक बात बताइए, अरे साहब हम तो ट्रम्प साहब ने ये बयान दिया कि इंडिया ने अनुरोध किया था, मैंने लड़ाई रुकवा दी। ये इसी कहा सवाल पे आने वाला था। कहा था उन्होंने, मैं इसी सवाल कहा था। और रिकॉर्ड क्या कह रहा है? रिकॉर्ड क्या कह रहा है? जिस दिन ये जो सिंदूर चला है, ऑपरेशन सिंदूर 55 या 60 बार पाकिस्तान से बोल गई। अमेरिका इंडिया की कुल 12 है, जी इंडिया की 12 है, उनकी 60 है। हाँ। दूसरी बात, कितना बड़ा झूठ बोला गया और उसमें लड़ में लड़ मिलाई हमारे विपक्षी नेताओं ने, उनको एक तरीके से उसको सपोर्ट किया कि हिंदुस्तान के 8 जहाज गिर गए, हिंदुस्तान में तबाही हो गई। अरे भाई, 12 स्पॉट दिखा रहे हैं तुम्हें, उनके कैमरे दिखा रहे हैं, तुमने उसको ठेके दे के रिपेयर करा रहे हो। तुम्हारे सब हमने एयरबेस, परमाणु बेस सब ठिकाने नष्ट, हमारे यहाँ तुम एक फोटो नहीं दिखा पा रहे। तो सर उसके बाद भी कोई भी नहीं, कोई जहाज एक भी गिरा हो उसका फोटो दिखा दो कि जंगल में पड़ा है, हमने गिराया। बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी पीएम हाउस से कोई कंडम नहीं हुआ, उसका कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है उसके अंदर। नहीं, पीएम हाउस ने तो फौरन ही कह दिया ना कि हमारा कोई नुकसान, हमारे किसी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा। उनका जो ट्रम्प का जो बयान था, उसने ये कहा कि मैंने जो रुकवाई है, तो उस पर तो कुछ जवाब आना चाहिए था। उन्होंने हाथ के हाथ कहा कि हमने ट्रम्प के कहने से कोई लड़ाई नहीं रोकी। हाथ के हाथ बयान आ गया था वो तो इसी बात पे तो नाराज हुआ वो कि अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो उसको ये कहो हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, मतलब एक्सेप्ट करो मेरे झूठ अरे को। एक्सेप्ट करो झूठ को। झगड़ा का शुरू हुआ है? मोदी से क्या झगड़ा? तो खूब याराना था। जय जय। और जनाना तो फिर हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ इतने बड़े स्टेडियम में, उनके इलेक्शन लड़ाने गए मोदी जी। जी झगड़ा किस बात का है? कि उनकी बादशाहत को मोदी ने झुक के, सिर झुका के एक्सेप्ट कबूल नहीं किया, इसी बात का झगड़ा है। आपने फोन नहीं उठाया हमारा, देखिए कितना फर्क है। वो कह रहे हैं इन्होंने मिन्नतें करी, उसमें कांग्रेस लड़ मिला रही, और अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं? इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। ये तो मोदी जी ने बहुत मजबूत एक्शन लिया है, लेकिन गुस्से में ऐसा भी नहीं है कि पूरे देश को, पूरे देश की जनता को लड़ाई में झोंक दिया जाए। आजकल कुश्ती तो होती नहीं है, न तीर कमान तलवार से होती है। आजकल तो एक बात सुनो आरिफ भाई, हमने गिराया, उन्होंने गिराया, गिराएंगे तो हम भी, है तो हमारे पास भी मसाला, लेकिन नुकसान तो हो गई दोनों तरफ। तो ये कोशिश करी जाती है कि बचाओ नुकसान जितना बच जाए। कोई एक आदमी गैर जिम्मेदारी कर रहा है तो उसको वेट एंड सी, उसको मौका दो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। मैंने पहले भी कहा था कि सनातन धर्म और हिंदुत्व थोड़ा सा लड़ाई की तरफ कम और कूटनीति की तरफ ज़्यादा विश्वास रखता है कि विश्व में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। अरे भाई, एक बम किसी बड़े शहर में गिर जाए, वहाँ 50,000 1 लाख आदमी मर जाए, बच्चे मर जाएं, तो मतलब ये अच्छा रहेगा ना कि इसके कि हम उसको शांति से निपटाएंगे। आपके मोहल्ले में झगड़ा होता है, क्या राय करते हो, क्या राय देते हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राय देते हो? सुलझाने की कि तुझे मारा है, तेरे बच्चे को जाके उसके बच्चे को काट के, ये कहते हो? क्या कहते हो? सुलझाने की भला मुसलमान हो, हिंदू कोई हो, भी क्या है। कहेगा? अरे भाई बिठा लो, सुलझाने की मोहल्ले के बड़ों को बिठा लो, समझाओ। ये राष्ट्रपतियों के अमेरिका के चेन है, सब राष्ट्रपतियों के साथ काम हुआ है। हिंदुस्तान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों ने भी काम किया है। एक राष्ट्रपति कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जो लोक हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है, उसका अपना कुछ इंटरेस्ट है, तो उसमें हमारी जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें ऐसा है,
न मोदी और भाजपा सरकार डरेगी, न दबेगी, न गिरेगी। हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो अपने हिसाब से लड़ेंगे, अपने मौके से लड़ेंगे और उनको जवाब देंगे और कहीं झुकने का सवाल नहीं। श्री जी, हम छोटे से शहर के रहने वाले हैं, आप भी इसी शहर के हैं, रामपुर से। तो हम जो नेशनल राजनीति पे जो हमने आपसे बातचीत इसलिए की कि आप बहुत काबिल हैं और आप नहीं। इसके सही जवाब भी देते हैं, आपको इसके सबके बारे में इसलिए आपसे नेशनल राजनीति पे, इंटरनेशनल राजनीति पे बातचीत हमने करी है कि अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, अपने यहाँ की रामपुर की राजनीति पे थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। जी, इंदौर में सुना होगा आपने कि एक वो जो दूषित पानी पीने के बाद में वहाँ पे अब तक 24 मौतें, लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, 24 मौतें हो चुकी हैं वहाँ पे। हमारे रामपुर में, मतलब इस सवाल से शुरू करने से पहले एक और सवाल मेरा यह है कि जब भी किसी कोई सरकार होती है तो लोकल स्तर पे कुछ विंग तैयार किए जाते हैं कि जैसे कि एक कोई अस्पताल को देखता है, कोई एक पुलिस को देखता है, कोई एक नगर पालिका को देखता है। इस प्रकार के विंग होते हैं जो अलग अलग बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कोई ऐसा विंग है जो इस प्रकार के काम करते हैं यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं है। हमारे जो मेंबर हैं रामपुर में नगर पालिका में, कल भी कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, हमारे मेंबर डटे रहे, मैं वहीं पर हूँ जी, इसी खड़े जगह। रहे। तो ये जो इंदौर में जो घटना घटी वहाँ पे, इस प्रकार की घटना रामपुर में नहीं घटे, इस संबंध में ईओ साहब तो कोई माकूल जवाब देते नहीं इस संबंध में, ना तो वो मीडिया को जवाब देते हैं, ना वैसे उनका कोई बयान जारी होता है। तो आपका अगर कोई विंग ऐसे तक काम कर रहा है तो आपने इस बारे में कुछ अवेयरनेस करने की कोशिश की है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी है कि यहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटे, या अगर वो तो किस प्रकार से उसके लिए वो किया जाएगा, निपटा जाएगा? देखिए, दो बातें हैं, चलते मध्य प्रदेश से ही है जी। कोई मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो ये कतई नहीं चाहेगा कि मेरी सरकार में कोई ऐसा काम हो कि जनता के लोग मर जाएं और मेरा मुंह काला हो जाए, मेरा माथे पे कलंक लग जाए जी। ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये इनकी कमी है इसमें, क्योंकि निर्णय की कमी तो है नहीं सरकार ने, सरकार के निर्णय के खिलाफ तो है नहीं। सरकार ने तो काम करने के लिए तनख्वाह दी है, आप नहीं कर रहे, नहीं जांच कर रहे, आपने उसको जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने उसको कनेक्शन ठीक नहीं करे, उसमें पानी मिक्स हो गया, लोग मर गए, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये कोई सरकार का या पॉलिटिकल पार्टी का काम, कोई गंदी से गंदी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि कोई हमारे लोग मर जाएं। अब आए रामपुर पे। पहली बात तो देखिए, ऐसा है कि रामपुर में आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, आम आदमी पार्टी के हैं। अभी उनके राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह आए थे, उनके साथ मंच उन्होंने साझा किया है, मीटिंग की। चुनाव हमारी पार्टी ने अलग लड़ा था, उन्होंने अलग लड़ा था, उसमें हमारा कोई उनसे कभी जिंदगी में आम आदमी पार्टी से हमारा कभी कोई संबंध हो भी नहीं सकता, उनकी नीतियाँ बेईमानी पर आधारित। लेकिन कल जब ये कांड हुआ था तो मैंने ये जरूर पढ़ा कि 3 ही दिन बाद शायद जिलाधिकारी महोदय का या सीडीओ साहब का किसी का ये बयान आया कि भाई ये जो घटना होती है, कोई भी कहीं अग्निकांड होता है ना किसी प्रदेश में भी, तुरंत दूसरे प्रदेश में भी जांच होकर आदेश सरकार दे देती है कि भाई सब जगह चेक कर लीजिए। किसी जगह आग लगी फैक्ट्रियों का, सब फैक्ट्रियों की फायर लाइसेंस चेक होता है, जागरूक हो जाते, यहाँ भी अलर्ट में है। उन्होंने तुरंत निर्देश जारी किया कि सभी टैंकों की सफाई की जाए, सभी टैंकों को चेक किया जाए और कोई भी कमी इस तरह की पाई जाए तो कार्रवाई होगी, लेकिन चेक करिए। तो उसकी एक्शन टीम ने काम किया भी है, हमने ये पता भी कराया था, हमारे कुछ लोग जाके मिले भी थे उनसे, जो इस टाइम अपने ईओ साहब ने, कि भाई हमारे रामपुर में कोई ऐसी ना घटना हो जाए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद हमारे विधायक ने उनसे इस बारे में बात भी की है कि भाई हमारे शहर में इस चीज़ की कोई कमी ना आए, आप इसकी जांच चेकअप करिए। मेरे संज्ञान में ये है कि अगर इसमें ये घटना जैसे वहाँ घटी या कहीं भी घट सकती है तो सीवर लाइन और पाइपलाइन में कम से कम कहते हैं कि 5 फुट की मिनिमम दूरी होना चाहिए इसमें, उसके बाद क्योंकि जो मिल के चलती हैं तो वहीं पे से होते हैं। लेकिन हमें तो लगता नहीं कि ऐसा कभी यहाँ पर होगा कि 5 फुट की दूरी पे दोनों लाइनें बदली जाएंगी या कुछ ऐसा होगा। 5 फुट डिस्टेंस होना चाहिए 5 फुट का जी। 5 जैसे सीवर लाइन जा रही है, इससे 5 फुट छोड़ के फिर पाइपलाइन होना चाहिए उसके बीच। अभी तो पहले रामपुर में हमारे वो पाइपलाइन पड़ी बड़ी थी, वो सीवर लाइन किसी काम में तो वो तो बंद ही पड़ी है, ब्लॉक ही पड़ी, वो तो जगह जगह से दब गई, बैठ गई, वो तो पता नहीं कितना बड़ा घपला उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो फेल। उसकी जांच कराइए ना, आपकी तो सरकार है, आपके कहाँ गई? उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच, क्योंकि बहुत बड़ा फंड उसमें, हाँ उसमें बहुत बड़ा फंड अलाउ था, उसमें इन्वॉल्व था बहुत बड़ा फंड जी, वो उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच है। लेकिन आपकी बात सही है, मुझे भी आज पहले पता चला है कि 5 फुट वाला कानून है। तो देखिए ऐसा होता है कि जो तकनीकी डिपार्टमेंट होता है हर डिपार्टमेंट का, चाहे बिजली हो, चाहे ये सीवर का हो, म्यूनिसिपल हो,
वो उसको देख रहा होगा, उस आधार पर काम परमिशन देता होगा। इनके इंजीनियर आते हैं बाहर से, चेक करते हैं जो हमारे जो इसके नियम है उनका पालन हो रहा है कि नहीं। रामपुर से जुड़ा हुआ सवाल और है श्री जी, आपको याद होगा कि 8-9 माह पहले यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई, लोगों को बेरोजगार किया गया, दुकानें टूटी उनकी, चाहे वेद थी या वेद थी जैसी भी थी, लेकिन उसके बदले में ये कहा गया था कि इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। आज तक नहीं हुई। एक जगह तो चल रहा है, मीना बाजार जो टूटा था उसमें विधायक ने हमारे घोषणा की थी कि सबको मल्टी स्टोरी दुकानें बना के दी जाएंगी, उसकी कार्यवाही पेंडिंग है। नंबर 2, ये प्रधानमंत्री के नाम पे जो बाज़ार वगैरह बने हैं, ज्वाला नगर में भी बहुत बड़ा स्वरोजगार योजना का बाज़ार बना है, उसमें लोगों को दुकानें दी जा रही हैं। रामपुर में जो 10-20 साल से बाबू मल बंद पड़ा था, उसमें आज ये है कि शायद ऐसे आदेश हो रहे हैं कि लोगों से प्रीमियम की राशि उसकी किस्तों में ले ली जाए, कम करके ली जाए। उसका किराया 2 बार कम भी किया जा चुका है। तो योजनाएं चल रही हैं, लेकिन देखो आरिफ भाई, एक समस्या तो है। कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले बार ये सवाल आपका हो चुका था, मैं फिर दोहरा दूँ कि सड़क के किनारे किसी स्कूल के, कॉलेज के, सरकारी बिल्डिंग के किनारे उसकी दीवार से आपने पहले तो बेंचें डाली, फिर आपने टी शेड डाला, फिर उस पर आपने तिरपाल डाला, टप्पा डाला, और फिर आपने अंदर उसको पक्का टी शेड से कर लिया, फिर शटर लगा लिया, फिर वो दुकान पक्की गई। अब देखिए ऐसा है कि आबादी अगर एक ज़माने में रामपुर की 5 लाख थी और आज अगर 17 लाख है, और गाड़ियाँ किसी ज़माने में शहर में 10, 15, 20 हुआ करती थी। रामपुर जैसे शहर में तो मेरी गिनती भी थी गाड़ी जब मैं बच्चा था। आज एक घर में 6-6, 8-8 गाड़ी हैं। कहाँ से लोग निकलें, कहाँ से लोग जाएं? तो जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं, जिन्होंने सरकारी जगह पे कब्जा कर रखा है, अब अरे भाई वो तो आप कहें कि जुल्म हो रहा है, इनको रोज़गार दो, फिर तो ये सिस्टम हो जाएगा कि पहले कब्जा करो, बाद में को बदले में दुकान दो। तो ये सरकारी काम है तो मुश्किल, लेकिन हम उनके साथ हैं, जो बेरोज़गार हुए हैं उनके साथ हैं, और हम ये पूरा प्रयास पार्टी करेगी कि सबको कहीं ना कहीं कोई रोज़गार की जगह दी जाए। और एक आध बार मीटिंग में मैं हुआ हूँ इसकी अतिक्रमण वाली मीटिंग में, तो जिलाधिकारी पहले मेरे सामने की बात में बैठा था, हमारे जिलाधिकारी रविंद्र मादल साहब थे। उन्होंने कहा था भाई देखिए ये अतिक्रमण तो हटाया जाए, लेकिन इन लोगों को साइड से कहीं जगह भी दे दो ताकि ये खड़े होके अपना कारोबार कर सकें, किसी की रोजी से मत खेलो। मुख्यमंत्री जी के ऐसे आदेश हैं कि रोजगार बेरोजगार ना किया जाए, रोजगार उनको अल्टरनेटिव वैकल्पिक जगह दी जाए। और ये किस्सा मुझे इसलिए पता है कि जब एक बार याद होगा कि पनवड़िया के तिराहे पे जब सफाई हुई थी, बहुत हटाया था जब अतिक्रमण, तो उन्होंने तब मेरे सामने मीटिंग में ये कहा था कि भाई इनको कहीं साइड से पुल के नीचे कहीं जगह दी। चलिए, यहाँ तो हमने बात आपकी मान ली गई है, कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी गलती रहती है, अवैध कब्जे करते किसी हैं, वैध कब्जेदार को नहीं हटाया जाता, अवैध कब्जे करते हैं, अवैध सब वालों होता के है, साथ होता है। लेकिन सर अस्पताल को तो आप ठीक कराइए, कम से कम अस्पताल में आज तक डॉक्टर की कमी है। एक सर्जन था जो संविदा पे काम कर रहा था, वो भी कल उसकी छुट्टी हो गई, चला गया, उसकी संविदा समाप्त हो गई। बात है अरे भाई, रोज अखबार में, अब शायद अमर उजाला या जागरण किसी अखबार में 12 डॉक्टरों की लिस्ट चल रही है, कान के, आँख के। मैंने आज सुबह भी पढ़ी है 12 डॉक्टर मैं की। सर्जन की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको मैं बताऊं कि अब से 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय रामपुर आए थे, एयरपोर्ट के उद्घाटन में आए थे, तो उनसे मैंने ये सवाल करा था। पूरे रामपुर में लोगों ने अपने गली मोहल्ले के पुल सड़कें मांगी, मैंने पूरे ज़िले के लिए सवाल किया था, प्रेस ने भी छापा था, अखबार में छापा था। मैंने मुख्यमंत्री से कहा साहब बिल्डिंग बन गई है, सब चीज़ तैयार है, मशीनरी भी है, फंड भी है, डॉक्टर्स की कमी है, हमें कुछ मत दीजिए। हमारा रामपुर छोटा सा शहर है, बरेली बड़ा शहर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुरादाबाद भी बड़ा शहर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इवन रुद्रपुर और हल्द्वानी में भी है। रामपुर में हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। एक छोटा सा सुविधा रोटरी से मिलती थी, वो भी किसी हमारे पूर्ववर्ती नेता ने ख़त्म करा दी, बंद करा दी। तो मैंने ये कहा था कि साहब हमें डॉक्टर्स दे दीजिए बस, और उस वक्त ये बताया गया था कि शायद 30 डॉक्टर रामपुर में अपॉइंट रहना चाहिए, उनकी वैकेंसीज हैं। आज 13 डॉक्टर और हाँ, उस वक्त जब मैंने बात की थी तो 18 डॉक्टर थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा था हम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बनना नहीं चाहते, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये उन्होंने मीटिंग में कहा था कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा, लेकिन हम लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे एक बात और कही थी, साहब ऐसा करिए कि जिन शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा कम है, पहले प्रायोरिटी उनको दे दीजिए। उन्होंने वो बात मेरी नोट कर ली थी। वो ना ये ठीक है, जहाँ बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है वहाँ डॉक्टर पहले भेजे जाएँ, और बड़े बड़े शहरों में जहाँ प्राइवेट सुविधा है वहाँ पे वो कमियाँ बाद में पूरी कर ली जाएँ।
लेकिन डॉक्टर्स की पोजीशन आपको पता है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है। एक पुराना सवाल है हमारा जो हमने पहले भी किया था कि हम रामपुर में अच्छा आईसीयू और एक एमआरआई की मशीन नहीं है। जी जी हमने ये कहा था चाहे वो सरकारी अस्पताल में आप उसको जी, लगवाइए जी, या प्राइवेट जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सहयोग से कराइए। जी, ये काम ये भी आज तक नहीं है। देखिए, अभी मेरी 15 दिन पहले रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना से बात हुई थी। वो कह रहे थे हम लोग कुछ उनके मित्र डॉक्टर्स हैं, वो मिलके एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। उसके लिए 3-4 एकड़ ज़मीन की तलाश चल रही है, लेकिन वो लैंड यूज़ कहीं नहीं हो पा रहा है, कहीं रास्ता नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं शहर से 3 किलोमीटर के अंदर रेडियस में हम खोलना चाहते हैं। हम उधर कैमरी के पास नहीं, शाहबाद के पास, पटवाई के पास नहीं जाएंगे, तब तक तो आदमी जाते जाते वो हो जाएगा। तो वो कोशिश प्राइवेट लेवल पे तो ये चल रही है। उन्होंने हमारी मीटिंग भी करी थी, लेकिन शायद ये जो मशीन आप कह रहे हैं ये तो आपको आ गई है, एमआरआई मशीन नहीं आई है। कोई मशीन नहीं। इसका मैं पार्टी सिटी से स्कैन है, सिटी स्कैन हाँ, है। पार्टी की मीटिंग में मैं इसका प्रस्ताव बनवा के भिजवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। प्रस्ताव तो भिजवा ही देंगे, अब वहाँ से जब फंड आएगा हो जाए। लेकिन मैं विधायक से, सांसद से, मंत्री जी से मिलके और एक हम इसकी मशीन के प्रस्ताव बनवा के भिजवा दें। आखिरी सवाल है, जब आपने सांसद कहा है तो सांसद पे देखिए एक सवाल याद आ गया। जी जी कि दिल्ली में अभी जो एक मस्जिद के पास में जो पुलिस के पथराव हुआ, कुछ वहाँ पे वो कुछ किया गया, उसमें हमारे सांसद कहते हैं वहाँ पे मौजूद थे, जबकि उनका कहना यह है कि मैं वहाँ पर नहीं था, बल्कि मुझे मीडिया ने उसमें किया गया है। आपका क्या कहना है? फोटो तो आए हैं, जी हाँ, फोटो भी आए हैं, सब मैं बताऊँ आप जी। नेता को, एमपी को ऐसी जगह जाने से परहेज करना चाहिए। नहीं, शिकायत तो ये है लोगों की कि वो रामपुर की जनता के साथ तो रहते नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? अब भाई ये सवाल समाजवादी वालों से पूछो। हमारे तो फिलहाल जनता ने चुना है तो जाहिर है सांसद है। हमने देखिए सांसद का नाम लिया कि हम सांसद से भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी कोई प्रस्ताव जाए। तो भाई मैं आईएए का चेयरमैन हूँ रामपुर का, मैं बीजेपी के पैड पे नहीं जाऊँगा, आईएए के चेयरमैन के नाते जाऊँगा। सांसद से कहेंगे साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड से रामपुर में ये मशीन लगवा दीजिए। और मुझे कोई, देखिए ऐसा है, वो नेता है हमारे भी, जनता ने उनको चुना है रामपुर की, तो हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। यही चीज मैं चाह रहा था विपक्षी दल करे, जो मैं आपसे सत्ता में होने के बाद ही मैंने सांसद का नाम लिया। मैं विधायक का भी ले सकता था, मैंने सांसद का नाम जानबूझ के लिया। सांसद के कह के मुझे सांसद पे सवाल याद आया। ऐसा है, सांसद है भाई, जनता ने चुना है तो सम्मान है। उनसे कोशिश करेंगे कि भाई आप अपने फंड से, क्योंकि बड़ा फंड चाहिए होगा, आप इसमें कर दीजिए आप। लेकिन एक समस्या है इसमें भी कि सारे डॉक्टर तो मिलिए ना, इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए होता है। जो ये एमआरआई की मशीन होती है, इसके डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं। क्योंकि मैंने एक ट्रस्ट के द्वारा लगाने की कोशिश करी थी रामपुर में। सर आप सरकार में हो, सरकार के लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन है ही वो नामुमकिन नहीं है। इसके लिए मैंने आपसे कहा, मैं अपने जिम्मे ये काम लेता हूँ कि भाई मैं प्रयास पूरा करूँगा, लिखत पढ़त का, मिलने का, जाने का, देने का पूरा करूँगा। लेकिन सब चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी का, लेकिन अपनी पार्टी लेवल से, प्रशासन के लेवल से, और कभी कोई मुख्यमंत्री या हमारे जो मंत्री होते हैं, प्रभारी मंत्री होते हैं, उनके सामने पूरा लिखित प्रस्ताव दूंगा और मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा कि देखिए साहब ये पूरी कॉपी हमने की है। अच्छा, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को, गरीब आदमी है, मुरादाबाद जाना पड़ता है, 5,000, 6,000, 7,000 रामपुर गए ना, आपने देखा यहाँ के लोग कैसे हैं कि साल में जीते हैं। अरे साहब मेरे साथ तो सैकड़ों लोग करते हैं ना। मेरे यहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम है, तो कारीगर हैं हमारे, टेलर हैं, उनके परिवार, उनको 7,000 की एमआरआई कराने जाना पड़ता है। और फिर एक बार लेने जाओ 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, फिर मतलब है, प्रॉब्लम है वो आपका। बल्कि मैं अगर कभी, मतलब मुझे मौका मिलता, मैं अगर सांसद विधायक बनता ना, तो मैं ये बहुत सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी पे रामपुर के स्वास्थ्य के लिए ये जो सुविधाएं नहीं है, इनकी कोशिश, सारा फंड पहले मैं इस पे देता। मैं अभी कभी, मतलब मेरा है नहीं चुनाव लड़ने का इरादा, लेकिन कभी मैं अगर होता तो मेरी टॉप प्रायोरिटी, भाई लाइफ सेविंग से बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी है। लाइफ सेविंग से बड़ा काम नहीं है कोई, और लाइफ किसी की भी हो। मैं आपको शायद पिछले में कहा था, आपको याद होगा कि हमें गाजा के जो बच्चे मरे थे ना, जब हमने उनकी तस्वीरें देखी तो हमारा मन उसमें भी खराब। हमने उस वक्त ये नहीं देखा कि गाजा में, हमने नहीं देखा। हमने शायद उस दिन भी, आप देखो, हमने कहा था यार हमें तो उनका भी दर्द है कि क्या छोटे छोटे बच्चों की गलती नहीं, सो रहे हैं, बम गिर गया। हम एक ये बड़े उसकी बात है, वाइडर उसमें इंटरेस्ट में सोचना है। बच्चा किसी का भी मरे, बच्चा बच्चा होता है। ये हम चाहते हैं कि इसके लिए कोशिश करेंगे और
सुझाव आपका अच्छा है। आप भाजपा से हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आज के नहीं एक ज़माने से हैं आप यहाँ पे, आपके ऐसे अच्छे विचार हैं, लेकिन 40 साल हो गए मुझे। जी लेकिन डोभाल जी जैसे आज जैसे वो आया बयान आया, इससे लोगों को मुझे लगता है थोड़ी शायद कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। देखिए मेरे ख्याल से आप उनके बयान को ना थोड़ा पूरा सुनिए, पूरे कंटेक्स्ट में। जनरली लोगों की ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। कभी कभी लोग ना एक डायलॉग पकड़ लेते हैं, पूरा कंटेक्स्ट नहीं देखते कि पूरी उनकी 1.5 घंटे की स्पीच है, पूरी स्पीच सुने। उसमें उनके जो कहने का मतलब है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो यही है कि वो चीज़ें जो पहले हुई हैं वो देश में लौट के ना आ जाए, इसलिए आपको अलर्ट रहना है और आपको जागरूक रहना है। उनका पर्पस मेरा भी सर फिर वही सवाल है कि अब खतरा किससे है? हमारी सरकार, हम दुनिया में इतनी बड़ी ताकत, हम अब किससे डर रहे हैं? नहीं, विघटनकारी ताकतें अभी देश में काम कर रही हैं। विघटनकारी ताकतें देश में काम कर रही हैं भाई। ये बयान जो दे रहा है कोई आदमी कि नरेंद्र मोदी को भी उसके राष्ट्रपति की तरह उठा ले, ये देश के लोगों का तो बयान है। मोदी तेरी कबर खोदेगी, देश के लोगों को ये तो अनर्गली बात है, अनर्गली बात है, लेकिन बात है तो कहा तो है। ऐसा है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब देश में विघटन चाहते हैं, टुकड़े चाहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि टुकड़े करने के बाद वही हाल होगा जो आज छोटे छोटे देशों का। ये बड़ा देश है जो कब्जा नहीं हो रहा है आपके ऊपर। अभी आपकी ये 27 स्टेटें अलग होती तो अब तक तो आधी से ज्यादा स्टेटों पर कब्जे हो जाते हैं और सड़कों पर टैंक चल रहे होते, लड़ाई चल रही होती। जो अभी शांति से बैठे ना, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है। एक चाइना और एक इंडिया, दो में नहीं है, बाकी सब जगह का प्ले है। श्रीज जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे, देखा आपने श्रीज गुप्ता जी हमारे साथ में, हमारे बेबाक सवालों के उन्होंने बेबाक जवाब दिए। सारे जहां का दर्द हमारे दिल में रहता है, ये उसी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इन्होंने जिस प्रकार से कहा वो आपने सब कुछ सुना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।